फैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सीजीआई है इंडिया के, लेकिन क्या प्रोसेस रहता है इंडिया के सीजीआई को चुनने का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। और देखिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ही टेक्स ओथ एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर जगह ये न्यूज़ में आपको दिखा होगा, और 2 साल से ज़्यादा का टेन्योर इनका रहने वाला है। इनके पिताजी जो हैं उन्होंने भी सर्व किया था इंडिया में एज सीजीआई, और उनका सबसे लंबा टेन्योर अभी तक का गिना जाता है। चलिए इस डिस्कशन को हम शुरू कर देंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्लस कोर्स जो है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। सो सी, अभी तक आप जिस तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे, अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो आई होप टू सी यू ऑल ऑन 14 नवंबर प्लस कोर्स में, प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के। चलिए डिस्कशन यही है कि 9 नवंबर से ये 50th सीजीआई इंडिया के बन चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले, और वहाँ से आप कह सकते हैं ही हैज़ बिन एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ये कब बने थे? 13 मई 2016 में। अब इंडिया में बहुत सारे इस तरह के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनको हम लैंडमार्क जजमेंट्स बोलते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं वो उसका पार्ट रहे हैं, जैसे अयोध्या लैंड डिस्प्यूट हो गया, राइट टू प्रिवेसी हो गया। अगेन प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ है कि सन ऑफ सीजीआई, क्योंकि उनके फादर भी सीजीआई सर्व किए हैं। अब फादर सन ड्यूओ जो है, इन्होंने एक समय पे जुडिशरी को हेड किया है। तो ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन्होंने किया, ये ग्रेजुएट हैं सेंट स्टीफन कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उसके बाद एलएलएम किया और डॉक्टरेट किया हार्वर्ड लॉ स्कूल से। फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने मार्च 2000 में। चीफ जस्टिस बने, जो एक हमारा सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, अक्टूबर 2013। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने 16 में, एंड देन आप देख सकते हैं ही इज़ फाइनली द सीजीआई ऑफ इंडिया। और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ केसेस मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ डीक्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशंस, इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया सेक्शन 377 को इंडिया में। वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम और सबरीमाला इशू में भी ये इन्होंने डिसीजंस दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्होंने इंडिया में दिए हैं। और ये याद रखिए 50th सीजीआई ये हैं, ये इनका पूरा टेन्योर एक्चुअली दे रखा है। 1908 से 2000 तक ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए 13th में। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगेन दीज आर फ्यू मोर जजमेंट्स जो इनके हिस्से में आती हैं। नोएडा ट्विन टावर एडल्ट्री में, हादिया केस में, अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो अबॉर्शन का अधिकार उनके पास है। इस तरह की जजमेंट्स इन्होंने दी। तो काफ़ी मॉडर्न एंड लिबरल जज माने जाते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, देश को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे जो जजमेंट्स हैं वो दिए हैं। कुछ चर्चित बयान भी हैं उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनको हम डिटेल में इतना कवर नहीं करने वाले हैं। अब इनके खिलाफ किसी ने केस भी यहाँ पे किया था, प्ली डाला था कि इनको सीजीआई नहीं बनाया जाए, इनके अपॉइंटमेंट को रोका जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर लिया। उस पिटीशन को मिसकंसीव्ड कहा कि ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक पठान नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने उनके खिलाफ यह भी प्ली डाला था। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ मेन चीज़, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सीजीआई ऑफ इंडिया हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है, किसके लिए, कि जज को कैसे चुना जाएगा, और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए। अब ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं है, इसके पीछे कोई एक्ट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि देयर इज़ आप कह सकते हैं कि ये इवॉल्व हुआ है। ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बाद खुद ब खुद इवॉल्व हुआ है। इसमें कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको हम 3 जज केसेस बोलते हैं। 3 पॉपुलर केसेस थे जहाँ पे ये निकल के आया कि किस तरह से जो जजेस हैं वो चुने जाएंगे। फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस भी है एक, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेन पहले तो इन्होंने सीजीआई का, जुडिशरी का इंपॉर्टेंस खत्म करने की कोशिश की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन पे नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव भी उसको देखेगा। तो यहाँ पे रूलिंग में आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिली ओवर जुडिशरी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जज केस आपका 1993 में आया, ये नेक्स्ट 12 साल तक कुछ ऐसा रहा। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्ट्रक डाउन कर दें, जो सीजीआई ने कहा हो या जो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो उसने कहा हो, दैट मीन्स कंकरेंस, कि उसको मानना है। सो उन्होंने ऐड किया कि सीजीआई का जो ओपिनियन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सीजीआई मेरे बाद ये बनेंगे, वो उनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। वो इंडिया के सुप्रीम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ओपिनियन है, जो कि कंसल्टेशन के थ्रू बना है। और ये कंसल्टेशन किससे हो रही है? 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके साथ मिलकर वो कंसल्टेशन हो रही है। फिर 3 जज केस 1998 में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस एक्सपैंडेड द कॉलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी, कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे कॉलेजियम को इन्होंने, पहले 2 जज थे और 1 सीजीआई थे, इसको 5 मेंबर बॉडी बना दिया, जिसमें आपके सीजीआई हैं और 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स जो हैं उनके वो डिसाइड करेंगे। तो 3rd जज केस का आप ये देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज में 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व हैं सीजीआई के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट में 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज का जो हो रहा है 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उनके साथ विद द जजेस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स जो कंसर्न रहेंगे वहाँ पे वो बैठेंगे, तो ट्रांसफर होगी। सो ये आपको एक छोटा सा जिस्ट है 3rd केस का। अब कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसिज्म भी मिला। क्रिटिसिज्म क्यों मिला? क्योंकि लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद में ही डिसाइड कर रहे हैं, सो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम को मेंशन नहीं किया हुआ। अनडेमोक्रेटिक भी इसको कहा गया, बिकॉज जजेस को लोगों ने नहीं चुना है। यूजुअली डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे लोग नेता को चुन रहे हैं, वो उनके लिए रूल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे जजेस को लोगों ने नहीं चुना, इसलिए इसको अनडेमोक्रेटिक भी कहा गया कि जो जजेस हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है और इस पूरे सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों कोई किसी को सिलेक्ट कर रहा है हमको नहीं पता, कोई रिटन क्राइटेरिया नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आपको सपोज कोई गलत सिलेक्शन हो जाता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, तो आप उसको कहाँ से चेक करेंगे कि ये सही है या गलत? तो कुछ भी रिटन कोई प्रोसीडियर यहाँ पे नहीं है, इसलिए भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद नेपोटिज्म आप लोग समझते हैं कि जो पुराने जजेस के बेटे हैं, भतीजे हैं, भांजे भतीजे हैं, आप उनको सुप्रीम सीजीआई बना रहे हैं, तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार बन के आ रहे हैं। इस वजह से मीडियोकर लोग ऊपर आ रहे हैं और जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं, इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया था एनजैक का, दैट वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, की एक कमीशन बनाया जाए जो सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसको भी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया 2015 में कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके लिए एक खतरा हो सकता है। सो गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो कॉलेजियम को एनजैक से रिप्लेस करना चाहते थे, बट वो भी नहीं हो पाया। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि थोड़ा ब्रॉड बेस मिल जाए सीजीआई चुनने का, बट फाइनली 4th जज केस इसी को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 2015 में उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सो इस तरीके से आपका जो ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम है वर्क करता है। ये सवाल आ सकता है एनजैक वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम, मैंने आपको समझा दिया क्या फ़र्क है इसमें। तो इसको फाइनली तो स्ट्रक डाउन कर दिया, बट यू शुड नो अबाउट इट कि 3 जज केस क्या है, 4 जज केस क्या है। सो दिस वाज अ 4 जज केस 2015 में, जब एनजैक को स्ट्रक डाउन किया गया कि हमको इससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो ख़राब हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉलेजियम होना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट से आपको जज हटाना है तो वो किस तरीके से हटाया जा सकता है, रिमूवल किस तरीके से हो सकता है, तो उसके रेगुलेशंस जो हैं आर्टिकल 124 4th में मेंशन किए गए हैं, रिमूवल रेगुलेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। और ये एक जो इसको हटाने का प्रॉपर तरीका है, ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, जो प्रेसिडेंट इशू करेगा रिमूवल। कब रिमूवल ऑर्डर होगा? ओनली जब उसको पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाएगा और उसी दिन उसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा। और ये एड्रेस है, इसको सपोर्ट होनी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी की, और ये स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की तरफ से आनी चाहिए। मेजॉरिटी कैसे? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितना टोटल मेंबरशिप है, और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, मिनिमम की बात की गई है, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो याद रखिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे कैच है। सो ग्राउंड्स जो रिमूवल के हैं वो किस बेसिस पे हो सकता है कि कोई जज मिसबिहेव कर रहा है, इनकेपेसिटी है,
उस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। तो अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो सीजीआई हैं, अगर आप देखें, भारत में इम्पीच नहीं हुए हैं। इम्पीचमेंट मोशंस 2 जजेस के खिलाफ चलाए गए हैं। जस्टिस वी रामास्वामी 91-93 के बीच में रहे, और जस्टिस दीपक मिश्रा 17-18, और पार्लियामेंट में दोनों ये पास नहीं हो पाए। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि अब हमारे प्रेजेंट सीजीआई कौन है, कितना इनका टेन्योर है, ये आपके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज। बट देन कॉलेजियम सिस्टम, 3 जज केस, 4 जज केस, रिमूवल, ये सब आपको आना चाहिए। और येस, दिस एन जैक क्या था 4th केस में, 4th जज केस में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन देखिए, यहाँ पे आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूँ आपकी इस प्रिपरेशन में। सो आई विल बी देयर फॉर यू। कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी। नवंबर एक्सटेंशन में भी आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन मिलेगी। अगर आप नवंबर में खरीद रहे हैं, 9 मंथ्स का खरीद रहे हैं तो 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। 12 मंथ्स का खरीद रहे हैं 3 मंथ फ्री मिलेगा। 18 मंथ्स का खरीद रहे हैं 6 मंथ साथ में फ्री मिलेंगे। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। बैच एक हमारा 10th को ही जो है वो शुरू किया गया है। CSAT भी आप अलग से ख़रीद सकते हैं। बाकी दिस इज़ द मेन टेस्ट चैम्पियनशिप, इसमें ज़रूर एनरोल कीजिए खुद को। 1 दिन के लिए टॉपर्स को IAS ऑफिसर खुद मेंटेन करेंगे। EMI पे भी आप कोर्स खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में एनरोल हो सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है। आई होप आप इसमें ज़रूर पार्ट लेंगे चैम्पियनशिप में। थैंक यू सो मच।